कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। माइक तो चालू है ना। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, वो बोली यार मुझे तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आसान नहीं है मंजिल तक का सफर, लेकिन एक दिन मिलेगी जरूर, ठीक है, वो दिन आएगा जरूर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेक्चर नंबर 10 09 नहीं है, लेकिन चूंकि मैं अभी अभी लेक्चर 09 शूट करा ही हूँ, इसलिए जो है यहाँ पर 9 लिखा हुआ था और कुछ नहीं। लेक्चर 10 है बच्चा अपना, और चैप्टर 2 ये सब आपको पता है। क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। और मुझे याद है कि आज भी मुझे जो है लास्ट में शायरी सुनानी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी सुनाई थी, इस मोटिवेटेड है, ठीक है। आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को V बराबर 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz से निरूपित किया जाता है, जहां V वोल्ट में तथा xyz मीटर में है। तो बिंदु 1,1,1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। बच्चों वापिस से इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र पूछा है और वैद्युत विभव दिया है, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन में किया था। उसमें भी यही चीज थी, बिल्कुल एज इट इज। और अपन ने सूत्र लगाया था कौन सा? E बराबर नेगेटिव ऑफ dV बटे dr r कैप। आना बोलो। हाँ सर, बिल्कुल यही किया था आपने। लेकिन अगर ध्यान से समझो तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का एडवांस वर्जन है। ये प्रो मैक्स है, वो खाली प्रो ही था, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है, ये उसके भी डीप में गया हुआ है। सर कैसे? समझाओ। देखो, लास्ट क्वेश्चन में जो वैद्युत विभव था वो 343 बटे आर, वैद्युत विभव जो था वो खाली आर सदिश, यानी कि केवल आर पर डिपेंड था। लेकिन आर क्या होता है? आर एक स्थिति सदिश था। पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, वो स्थिति सदिश एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में, तीनों अक्षों में अलग अलग रूप से चला हुआ था। और वो कितने कितने रूप से चला हुआ था? ये सर आर कैप आपने दिया था, कुछ ऐसा था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, आई होप ऐसा ही था। यानी कि ये जो आर है ये एक स्थिति सदिश है, किसी बिंदु का या किसी वस्तु का एक 3D मॉडल में वो कहां पर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्थिति सदिश है, किसी भी बिंदु का है, किसी भी जगह का है। ये तीनों अक्ष के सापेक्ष देखा गया है, एक्स अक्ष के सापेक्ष भी देखा गया है, वाई अक्ष के सापेक्ष भी देखा गया है, और जेड अक्ष के सापेक्ष भी देखा गया कि साहब ये जो वस्तु है इसका स्थिति सदिश, कि साहब ये एक्स अक्ष में तो 3 मीटर चला हुआ है, जेड अक्ष में ये 2 मीटर चला हुआ है, और जेड अक्ष में ये प्लस में ना जाकर के माइनस जेड अक्ष में कुछ 6 मीटर चला हुआ है, -6 की। यही तो है इसका मतलब। इसका मतलब जो आर होता है स्थिति सदिश, वो अलग अलग अक्षों में चला हुआ होता है। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमको ये दे रखा था कि साहब ये जो आर, ये जो स्थिति सदिश है, ये कुछ इस हिसाब से चला हुआ है, और साथ ही साथ अपने पास ये जो विद्युत विभव था ये सिर्फ और सिर्फ आर पर निर्भर कर रहा था। आर कहां कहां पर चला हुआ है इससे इसको कोई मतलब नहीं था। आप देख सकते हो केवल आर पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ये इसका एडवांस वर्जन है ये क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि अब की बार आपका V सिर्फ आर पर ही नहीं, आर कहां कहां पर, आर एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में कहां कहां पर चला हुआ है उस पर भी निर्भर कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्स में भी निर्भर कर रहा है, वाई पर भी निर्भर कर रहा है, जेड पर भी निर्भर। देख लो V बराबर ये पूरा दे रखा है। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का डीप वर्जन है। ये पहले तो आर पर ही निर्भर कर रहा था, अब साला आर कहां पर चल रहा है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अरे बोलो यार। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? सूत्र तो यही है,
सूत्र तो यही लगेगा, लेकिन एक छोटा सा चेंज क्या होगा, आर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आर पे डायरेक्ट निर्भर नहीं कर रहा, आर कहां पर जा रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। तो इसलिए इस सूत्र का एक मॉडिफाई वर्जन, एक डीप वर्जन जो है इसमें इस्तेमाल होएगा। और वो क्या है, और वो कुछ ये है कि हमें पता है, हमें क्या पता है, देखिए मैं आपको है ना डिटेल में समझा, पहले तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा, फिर उसको मिटाने के अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। कुछ ही नहीं है, यही सूत्र है और कुछ ही नहीं। यहां पे तो ई वेक्टर जो है डायरेक्ट आर पे निर्भर कर रहा है, लेकिन अगर अपन आर वेक्टर को तोड़े तो आर वेक्टर किन किन में टूट सकता है? आर वेक्टर टूट सकता है एक्स में, वाई में, जेड में। अरे आप चल तीनों अक्षों में चल सकते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 3D में। तो इसलिए अब की बार केवल आर न लिख करके आर के तीनों भागों को लिखेंगे। सर कैसे? कि सर ई वेक्टर तो ई वेक्टर ही नहीं देंगे, लेकिन एक बार तो v को सापेक्ष करेंगे x के, एक बार तो v को अवकलित करेंगे x के सापेक्ष। क्यों सर? आपने तो r के सापेक्ष ही कर रखा था पिछली बार। अरे माना, क्योंकि उसमें v डायरेक्ट r पे निर्भर कर रहा था, यहां पर v डायरेक्ट r पर निर्भर नहीं कर रहा, x पे, y पे, z पे, तीनों पे अलग अलग, इसलिए अपन r के अंदर घुसेंगे, r के अंदर तीनों में घुसेंगे। तो इसलिए v को पहले x के सापेक्ष भी करेंगे, ठीक है, वो कुछ आ जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो जो आंसर आएगा वो i कैप में आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आई कैप वाली आएगी, क्योंकि एक्स अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं। ऐसे ही फिर किसके सापेक्ष? ऐसे ही फिर v के, y के सापेक्ष, वो जो आंसर आएगा वो जे कैप में आएगा। और ऐसे ही फिर किसके सापेक्ष? ऐसे ही फिर के कैप, जेड के सापेक्ष, तो वो जो आंसर आएगा वो के कैप के लिए आएगा। ठीक है, तो आएगा तो यही। लेकिन अब मैं आपको, चूंकि आपको भैरू जी नहीं आए कि सर ये मेरे को तो आप समझाओ आखिर ये आया कैसे, इसलिए मैं आपको एक बार डिटेल में करके बता दूं। ठीक, ध्यान से देखो। तो माना कि अपने पास एक जगह है, और वो जगह कैसी है? 3D में है जगह, बड़े हो गए हो तो इसलिए अब सब कुछ 3D में चलेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये अपने पास एक 3D सर्फ, 3D प्लेन है, ठीक है, 3D कार्टेशियन प्लेन है, 3D कार्तीय तल है, त्रिविमीय कार्तीय तल। ये कुछ x मान लो, ये y अक्ष और ये z अक्ष, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये 3D है। अब ध्यान से देखो, माना कि इस जगह पर, इस 3D प्लेन पर, ठीक है, इमेजिन हो रहा है 3D सरफेस है, इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, सभी जगह फैला हुआ है, एक्स अक्ष में भी फैला हुआ है, कुछ वाई अक्ष में भी, कुछ जेड अक्ष में भी। तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है? कुछ ई एक्स मान है, ठीक है, एक्स अक्ष में इसका मान कितना है? कुछ। वाई अक्ष में भी फैला हुआ है, इसलिए उसका वाई अक्ष में कितना मान है उसका? मान लेते हैं कुछ ई वाई है। जेड अक्ष में भी फैला हुआ है, इसलिए मान लेते हैं उसका जेड अक्ष में कितना मान है? कुछ ई जेड मान है। अरे बोलो, ऐसा मान लिया, क्योंकि सभी जगह फैला हुआ है, कुछ एक्स अक्ष में भी जा रहा है, कुछ वाई में भी, कुछ जेड में भी। तो मान लेते हैं एक्स में कुछ ई एक्स जा रहा है, वाई में कुछ ई वाई जा रहा है, मान लेते हैं जेड। तो इसका मतलब आपके पास वैद्युत क्षेत्र को आप कैसे लिख सकते हो कि सर एक्स अक्ष में कितना जा रहा है? ई एक्स, और चूंकि एक्स अक्ष में जा रहा है इसलिए आई कैप, प्लस वाई अक्ष में कितना जा रहा है? ई वाई, और चूंकि वाई अक्ष में जा रहा है इसलिए जे कैप, ऐसे ही ई जेड के कैप। इसी 3D कार्तीय तल में कोई बिंदु सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो बिंदु का अगर अपन स्थिति सदिश निकालेंगे तो किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु तीनों अक्षों में कुछ ना कुछ फैला हुआ होगा। तो मान लेते हैं एक्स में कुछ एक्स फैला हुआ है, और वाई अक्ष में कुछ वाई फैला हुआ है, और जेड अक्ष में कुछ जेड फैला हुआ है, ऐसे मान लेते हैं। अच्छा सर ठीक है, अब हम जानते हैं कि dv बराबर क्या होता है? dv बराबर होता है ई डॉट डी आर। आना बोलो। अच्छा सर हाँ, ये आपने बताया था, dv बराबर होता है ई डॉट डी आर। अरे बोलो यार, बताया था नहीं बताया था? हाँ सर, ये आपने बताया। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। तो यानी कि अपन को dr चाहिए, तो इस r का अगर अपन अवकलन कर देंगे, dr मतलब क्या? r का अवकलन हो रहा है, तो r का अगर अपन अवकलन करेंगे तो यानी कि दोनों और अवकलन कर रहे हैं, तो r का तो कर दिया, अब इसका भी कर दो। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या? x का भी अवकलन, y का भी अवकलन, और z का भी अवकलन। अच्छा सर ठीक है। अरे यार, दोनों और अवकलन, इसके नीचे लाइन लिखो, दोनों और अवकलन करने पर, तो दोनों और अवकलन करोगे तो r का अवकलन, इधर x का भी अवकलन, y का भी अवकलन, z का भी अवकलन, सिंपल सी बात। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। तो कुछ ही नहीं, यहाँ पे उठा के पटक दो, इसको उठा करके इसमें पटक दो, तो dv बराबर क्या आ जाएगा? dv बराबर आ जाएगा ई वेक्टर, ई वेक्टर कितना? ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। आना बोलो। हाँ सर, डॉट प्रोडक्ट किसका? डी आर वेक्टर का। डी आर वेक्टर क्या है?
डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक है, अब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे? डॉट प्रोडक्ट करते थे, अदिश गुणनफल कैसे करते थे सर? आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुणा करेंगे, वाई जे कैप वाले को जे कैप के साथ गुणा करेंगे, के कैप वाले को के कैप के साथ गुणा कर देंगे। तो कर दो गुणा, तो डीवी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का ई एक्स डी एक्स, देखो ई एक्स गुणा डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस ई वाई डी वाई, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ई माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड। सिंपल। इसका सभी के साथ हो गया? अरे बोलो यार। हाँ सर, सभी के साथ हो गया, ये अपने पास सभी के साथ हो गया। तो अगर इसका अगर अपन को अलग अलग मान निकालना हो, अगर इसको अगर यहां पर अपन इसको अलग अलग मान निकालना हो तो क्या बोलेंगे कि सर अगर आप dx को इधर भेज दोगे, अरे यार अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x अक्ष में, किसमें? x अक्ष में dv बताओ, तो आप क्या बोलोगे? x अक्ष में dv कितना है सर? माइनस ई एक्स डी एक्स, यही तो बोलोगे। सर आपसे मैं पूछूं y अक्ष में dv कितना है, तो आप बोलोगे माइनस का ई वाई डी वाई। अगर मैं आपसे पूछूं z अक्ष में dv कितना है, तो आप क्या बोलोगे? माइनस का ई जेड डी जेड, यही तो बोलोगे। यहां से अगर आपको ई एक्स का मान निकालना हो, किसका? ई एक्स का, तो कैसे निकालोगे? dx को उधर भेज दोगे और माइनस को भी उधर भेज दोगे, तो माइनस का dv बटे dx। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से अगर आपको ई वाई का मान निकालना है, यानी कि y अक्ष में कितना वैद्युत क्षेत्र है उसका मान निकालना है, तो dy को भी उधर भेज दो और माइनस को भी उधर भेज दो, तो ई वाई कितना आ जाएगा? माइनस का dv बटे dy। यहीं से अगर आपको ई जेड का मान निकालना है तो सिमिलरली माइनस का dv बटे dz, ऐसे आ जाएगा। तो इसलिए यही यही तो कह रहा हूं मैं आपको, यही करेंगे इसमें, और कुछ ही नहीं। माइनस का dv बटे dx, आई कैप में जो होगा वो आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र जो आई कैप में होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही माइनस का dv बटे dy करेंगे तो जे कैप वाला वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, ये y वाला वैद्युत क्षेत्र। ऐसे ही जेड वाला वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे? माइनस का dv बटे dz करके। इन तीनों को एक साथ लिख रखा है मैंने यहाँ पे, और क्या कर रखा है? यही तो कर रखा है भाई। अगर आप ex का मान उठा करके यहाँ पे पटक दोगे, ये ex का मान, ये जो ex का मान है, ये मान, ये अगर आप इस समीकरण में पटक दोगे तो ex की जगह क्या लिखोगे? माइनस dv बाई dx आई कैप। ऐसे ही ey का मान अगर आप पटकोगे तो माइनस dv बाई dy जे कैप। ऐसे ही ez का मान रखोगे तो माइनस dv बाई dz के कैप। और यही चीज यहां पर लिखी है। तो इसलिए बच्चों यहां पर कौन सा सूत्र इस्तेमाल होएगा? ये वाला मॉडिफाई वर्जन है और कुछ ही नहीं है। ठीक है, आया कैसे कि सर ऐसे आया, मान लेते हैं 3dx में कुछ ऐसा, और है कुछ भी नहीं, है यही चीज। अरे यार सूत्र ये याद है आपको, मान लो पिछला सूत्र आपको याद है, ये है पिछला सूत्र। आर की जगह एक्स करना है, तो दो जगह आर लिखे, इधर आर लिखा है, आर की जगह क्या करना है? एक्स करना है, एक्स कर दिया। इस आर की जगह एक्स करना है, तो एक्स कैप, एक्स कैप मतलब एक्स, एक्स दिशा में एकांक सदिश, और एक्स दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? आई कैप ही तो होता है मेरे भाई। तो या तो आप एक्स कैप लिख लो, एक्स कैप ही क्या है? आई कैप है। अरे यार एक्स कैप मतलब एक्स दिशा में एकांक सदिश, और क्लास 11 में आपको पहले दिन ही बता दिया था कि एक्स दिशा में एकांक सदिश को आई कैप बोला जाता है। अब आप आई कैप को एक्स कैप बोल दो या एक्स कैप को आई कैप बोल दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे आर की जगह पहले एक बारी एक्स एक्स लिख देंगे, तो डी माइनस डीवी बटे डी एक्स, एक्स कैप या आई कैप, फिर एक बारी वाई लिख देंगे, फिर एक बारी जेड लिख देंगे। अरे यार अब तो आ ही गया होगा यार, आई होप आपको अब तो आ ही गया होगा। चाहे तो वाई कैप बोल दो या जे कैप बोल दो, जेड कैप बोल दो या के कैप बोल दो, बात एक ही है। जेड कैप का मतलब क्या है? जेड दिशा में एकांक सदिश। उसको साला शुरू से अपन कैसे लिखते आ रहे? के कैप लिखते आ रहे, तो यही तो होगा ना मेरा भाई, और क्या होगा? ठीक है, तो सूत्र कौन सा लगेगा? ये वाला सूत्र लगेगा। ओके, अब ये नोट कर लो अगर करना है, और फिर अपन जो है हल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी में 14 मिनट पूरे हुए हुए, फटाफट सॉल्यूशन भी करना है। आइए देखते हैं। साला 14 मिनट तो इसी में निकल गए हैं।
कोई बात नहीं। और फिर शायरी भी सुनानी है सर, वो जरूरी है। आप चाहे अभी सुना दीजिए लेकिन शायरी जरूरी है सर। लेक्चर आप छोड़ दीजिए लेकिन शायरी ऐसी भी नहीं है। हाँ मोटिवेटिंग है, इसका मैं दावा करता हूं। खैर पहले अपन फटाफट सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखते हैं। तो अपना हल होने जा रहा है, आइए हल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हल में अपन लगाएंगे सूत्र। कौन सा सूत्र? अपन सूत्र लगाएंगे वैद्युत दोनों वाला, यानी कि कौन सा वाला? ई वेक्टर वाला। ई वेक्टर बराबर ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डीवी बाई डी जेड जे कैप। अब आप जे कैप लिख दो या वाई कैप लिख दो, बात एक ही है। डीवी बाई डी जेड के कैप, ठीक है। ये वाला सूत्र अपन लगाएंगे, आइए लगा देते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी, तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं डीवी बाई डी एक्स। सबसे पहले अपन निकालते हैं डीवी बाई डी एक्स। तो इस चीज को, इस पूरे को आप समाकलन करोगे किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। अब देखो बच्चों, यहां पर जो समाकलन होएगा ना उसको बोलते हैं अपन पार्शियल समाकलन, ठीक है। पार्शियल समाकलन क्या होता है? पार्शियल मतलब आधा। जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई वस्तु पार्शियली डूबी हुई है, आधी अधूरी डूबी हुई है। आधी अधूरी डूबी हुई का मतलब क्या? आधी डूबी हुई है, इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा तो पानी में है और कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा है। वस्तु के डूबने की तीन कंडीशंस हो सकती है। कैसे सर? एक तो सर वो पूरी डूब गई हो, दूसरी कंडीशन एक वो ऐसी इस प्रकार की डूबी हो, तीसरी कंडीशन कि सर वो बस डूबी नहीं, वो है ना झूठे प्रकार से डूबी हुई हो, यानी डूबी हुई नहीं हो, यानी कि पानी की सतह के ऊपर। पानी की सतह के ऊपर कौन सा होता है? लकड़ी का टुकड़ा बहुत छोटा सा, पेड़ से टूट के पत्ता गिर जाता है, सूखा पत्ता, वो भी ऐसे तैरने लग जाता है जब तक उसको अंदर नहीं डाल। तो वो ये वाली कंडीशन। आधी अधूरी डूबी कौन सी होती है? जैसे थर्माकोल हो गई। थर्माकोल जब डालते हो ना तो आधा अधूरा डूबा होता है। ये क्या हो गया? ये पूरा डूब जाओ अपन अपन पूरे डूब जाते। कोई सिक्का हो गया छोटा सा 10 रुपए का सिक्का, वो डाल दोगे वो पूरा डूब जाएगा। तो ऐसे तीन कंडीशन होती है। अपन कौन सी कंडीशन कंसीडर करेंगे? ये वाली आधी अधूरी। इसको बोलते हैं पार्शियली डूबना, पार्शियली सिंक होना। तो वैसे ही यहाँ पर अपन करेंगे पार्शियल अवकलन, आधा अधूरा अवकलन। सर कैसे? इसमें खाली एक्स पर नजर रखेंगे, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं पहले, इसलिए एक्स पर नजर रखेंगे और बाकी सबको जो है इग्नोर मारेंगे। सर इग्नोर मतलब बाकी सबको मान लेंगे कि बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। बाकी सब क्या है? नियतांक है, एक नियत राशि है। बाकी सबको नियत कंसीडर करके चलना है। y को z को नियत कंसीडर करके चलना है, इनको वेरिएबल नहीं मानना है, इनको जो है अचर पद नहीं मानना है, इनको जो है इनको चर पद नहीं मानना है, इनको अचर पद ही मानना है, यानी कि वेरिएबल नहीं मानना है, कांस्टेंट। तो आइए करते हैं। तो इसको जब x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? आपको पता है x का अवकलन, x की घात एक का अवकलन क्या होता है? पावर और पावर से एक कम, यानी कि 6 का 6 बच जाएगा। x का अवकलन क्या होता है? 1। x का अवकलन क्या होता है? 1। ठीक है, यहां पे करोगे तो 8 और y तो कांस्टेंट है। मैंने आपको बोला था y, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, तो y को भी कांस्टेंट मानना है। x का अवकलन करना है। x का अवकलन क्या? x का अवकलन 1। ऐसे ही 8y, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। आपको पता है नियत की कोई जो नियतांक होता है उसका जो उसको अवकलित करते हैं तो क्या आता है? 0। ऐसे ये तीनों भी कांस्टेंट x के लिए, भाई x को ही तो मानना है, x को ही तो कंसीडर करना है, तो इसलिए ये तीनों इसके लिए x को जब कंसीडर करेंगे तो ये तीनों कांस्टेंट, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब अपन v को अवकलित करेंगे y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, तो अब y के अलावा जितनी भी राशि है x और z, इन दोनों को क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, नियतांक कंसीडर करेंगे, केवल y पे नजर रहेगी। तो x को कंसीडर नहीं करेंगे, अब की बार y को कंसीडर करेंगे। ये रहा y, इसको तो इसके यानी कि x y को जब कंसीडर करेंगे तो x कांस्टेंट है और 6 भी कांस्टेंट है, तो 6 ये पूरी की पूरी कांस्टेंट हो गई, 6 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट का अवकलन 0। आपको पता है कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब इसके ये जो है y के साथ में है तो इसका तो 0 होगा नहीं। अरे यार, जब जिसके सापेक्ष अवकलित करता है उसके बगल में अगर कांस्टेंट राशि है तो उसका अवकलन 0 मत कर देना, ये तो 0 गुना के 0 करोगे क्या? नहीं, उसके साथ अगर कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाती है।
अगर वो किसी वेरिएबल के साथ में है तो। अगर अकेली बड़ी है तो अवकलन 0 होएगा, लेकिन अगर साथ में है किसी जिसके सापेक्ष करना है तो 0 मत करना है, तो उस समय वो एज इट इज आती है। और y का अवकलन क्या हो गया 8। ऐसे ही 8y तो -8 तो कांस्टेंट और y का अवकलन 0। ऐसे ही 6z तो कांस्टेंट और y का अवकलन 0। ऐसे ही जब हम v को z के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो क्या क्या लिखोगे? अब की बार z को कंसीडर करना है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। z तो एक ही है यहां पर, ये रहा, इसके अलावा सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, ये भी 0, और ये भी है तो कांस्टेंट लेकिन z के बगल में लिखा है इसलिए 0 नहीं होएगा अवकलन। कांस्टेंट टर्म अब की बार एज इट इज आएगी और z का अवकलन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास dv by dx। ये सबको उठा करके इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और क्या, तो इस सम को इसमें पुट करेंगे तो e बराबर क्या आ जाएगा? e बराबर आ जाएगा सर अपने पास माइनस का dv by dx। dv by dx कितना है सर? 6 माइनस 8y। कितना है? 6 - 8y। ठीक है, और माइनस dv by, अच्छा आई कैप तो लिखा ही नहीं, ये देखो ना, ये रहा आई कैप, माइनस dv by dz। dv by dz नहीं होगा बच्चों, y होगा यहाँ पे। तो dv by dy कितना जाएगा? माइनस का 8x। यस सर, माइनस का 8x। अच्छा ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, माइनस का 8x और माइनस का 8, ठीक है, और प्लस का 6z। ठीक है, ये आ गया। और बगल में क्या लिखा है? j कैप, फिर माइनस, फिर dv by dz और k कैप। dv by dz क्या लिखा है? dv by dz लिखा है 6y। तो 6y और इसका क्या करना है अपन को? ठीक है, तो कुछ ही नहीं, बस ये आ गया आपके पास। तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया सर, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर -6 + 8y। ठीक है, आई कैप, इसको भी अंडर मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यह जाएगा +8x + 8 और माइनस का 6z। ठीक है, ये आ गया अपने पास j कैप, प्लस अंदर इंटू कर लो, इसको अंदर इंटू करोगे माइनस को तो माइनस ही आएगा, तो -6y k। ठीक है, अच्छा गड़बड़ हो गई क्या? नहीं सही है ना, माइनस लिखा था ना और ये प्लस का। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस ही आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब सर इस जगह क्या पटकू? y की जगह, x की जगह, z की जगह, इन जगह क्या पटकू? तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि बिंदु 1,1,1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो यानी कि अपन को 1,1,1 का मतलब क्या है? 1,1,1 बिंदु रखने पर, ये बिंदु अपन जो है इसमें रख देंगे। सर कैसे रखेंगे? x की जगह भी 1 रखेंगे, y की जगह, अरे ये x y z ही तो है, ये क्या है? x y z ही तो है, तो रख दो उसको। जैसे इसको इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -6 + 8 × 1 आई कैप, प्लस 8 × 1 + 8 -6 × 1 जे कैप, -6 × 1 के कैप। क्या आ जाएगा विद्युत क्षेत्र? आपके पास आ जाएगा -6 + 8 आई कैप, प्लस 8 + 8 -6 जे कैप, -6 के कैप। कितना आ गया? 8 में से 6 गए तो -2 या +2? +2, तो 2 आई कैप। 8 और 8 16 में से 6 गए तो 10, 16 में से 6 गए तो 10 बहाने करके ले गए दिल। ये लो साहब, बधाई हो, आपके यहाँ पर क्या हुआ है? आपके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हुआ है। बट बच्चों अपन को यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का जो है क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो बोला है ना, परिमाण निकालना है, परिमाण। तो किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं? किसी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है? इस सदिश का परिमाण कैसे निकालोगे? आपको पता है किसी सदिश का परिणाम x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 400 और 36। ठीक है, 36 और 4 40, तो ये कितना आ गया? √140। ये आपके पास आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या लिख सकते हो? 70 × 2,
या 7 इंटू 20, 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को आप लिख सकते हो 5 चौक 20, तो 2√35 आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा है। और नहीं भी तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ज्यादा कंफ्यूज। सर मात्रक तो लिखा ही नहीं, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, और बहुत ही अच्छे सवाल थे जो, ठीक है, इस प्रकार के सवाल जो है अच्छे, एक अच्छा सवाल इसको कह सकते हैं। ठीक है, 12th लेवल का एक अच्छा सवाल इसको कह सकते हैं। ठीक है, बाकी मेंस में तो इससे खूब खेलता है, मेंस एग्जाम में, नीट एग्जाम में तो काफी खेलता है इससे। ठीक, खैर, तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, शायरी रह रही है, शायरी रह रही है, अचानक मुझे याद आया। तो अपन आज की शायरी जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। माइक तो चालू है ना। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, वो बोली यार मुझे तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आसान नहीं है मंजिल तक का सफर, लेकिन एक दिन मिलेगी जरूर। ठीक है, वो दिन आएगा जरूर। ठीक है, तो बस पेशेंस के साथ जो है वो कहते हैं कि आज के जो दौर है ना, वो इसमें वही व्यक्ति सबसे आगे जा पाएगा जिसके पास दो चीज है, और वो है बच्चों डीपी। वो चीज क्या है, वो है सर डीपी। सर डीपी क्या, डीपी यानी कि दो चीज, डिटर्मिनेशन प्लस पेशेंस, दृढ़ निश्चयता, एक 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 मकसद क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और उस पर अडिग रहना चाहिए, बिल्कुल दृढ़ निश्चित होना चाहिए, डिटरमिन प्लस पेशेंस, सबर, धैर्य, ये आपको जो है इख्तियार करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ अगर डिटरमिनेंट है व्यक्ति, पेशेंस के साथ डिटरमिनेंट हो जाती है, वो व्यक्ति जो है सबसे आगे जाता है, वह व्यक्ति, उसको मंजिल जो है मिलकर ही रहती है, वरना बीच में तो काफी लोग छोड़ देते हैं। वो जैक मा का कोट है ना कि मोस्ट पीपल डाई टुमारो एक मीन, वो क्या कहते हैं कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल एंड मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। ठीक है, ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी अर्थ ये है कि आई होप इतना तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। ठीक है, किस इस प्रकार से कि आज भले ही कठिन है, कल और भी कठिन होगा, लेकिन उससे अगला दिन जो है वो सुनहरा होगा। लेकिन कुछ बहुत से लोग जो है वो कल की शाम को ही, यानी कि परसों वाला दिन आने ही नहीं देते, कल की शाम को ही दम तोड़ देते हैं और परसों का इंतजार नहीं कर पाते, इसलिए वो सुनहरा दिन उनके पास आ नहीं पाता। तो यह है, इसलिए बस पेशेंस रखना पड़ता है डिटरमिनेंट के साथ, तो आपको जो है अपनी मंजिल, अपना गोल जरूर अचीव हो। खैर, आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।